तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पे प्राइम टाइम चर्चाओं में कुछ गिने चुने वक्ता बुला लिए जाते हैं और वही सारी चर्चा को मैनेज करते हैं अगले 3 से 4 घंटे में। हम कोशिश करेंगे कि ये चर्चा प्राइम टाइम चर्चाओं से अलग हो और इस पे हम कुछ सार्थक सवालों पे बात कर पाएं, कुछ सार्थक मुद्दों पे बात कर पाएं, जो कि वहाँ के जो नुमाइंदगे हैं, वहाँ के जो जमीनी लोग हैं, जो महसूस करते हैं वहाँ की समस्याओं को, समझते हैं, समझ रखते हैं हरियाणा के, वो बताएंगे। ऐसा इनसाइडर आउटसाइड के लोगों को ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, फेसबुक पर भी जाएगा, इस चर्चा का वीडियो, कि हरियाणा के मूलतः मुद्दे क्या क्या हैं। इस चर्चा को करते समय एक बहुत बड़ी दुविधा रहती है हमको, बोलते हुए, सवाल करते हुए भी, और आपके जहन में भी आ सकती है। इस वजह से मैं क्लियर कर देना चाहता हूं ये बात कि जब भी आपके राज्य के मुद्दों की बात करूंगा या आपसे सवाल पूछूंगा कि इतनी बदहाली क्यों है, इस मामले में इतनी खराबी क्यों है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी राज्य को किसी राज्य से कंपेयर करके उसको नीचा दिखाया जा रहा है। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम राज्य प्रेम, देश प्रेम का एक मतलब है कि ठीक ठाक मुद्दे जो राज्य के हैं उनको रेस करें। तभी एक अच्छा नागरिक होना है जब हम ठीक ठीक तौर पे अपने राज्य की, अपने जिले की, अपने आसपास की समस्याओं को उठा पाए। एक आदर्श नागरिक का दायित्व तो निर्वहन करते हुए इस चर्चा में हिस्सा लीजिएगा बिना किसी पूर्वाग्रह के। और हम जानते हैं कि आप सभी अपने मामले में जो भी आपने जवाब भेजे हैं, हमें वरिष्ठ साथी हैं। इसी वजह से हम इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं और आपको हमने ऐसा पैनलिस्ट मौका दिया है। जो लोग इस चर्चा में शामिल होना चाहते हैं पैनलिस्ट के अलावा, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इसका एक प्रोसेस है। हम हर राज्य के लिए एक हफ्ता डिसाइड करते हैं और सोमवार मंगलवार के आसपास हम राज्य चुन करके उसका सबसे बड़े मुद्दे के बारे में सवाल लोगों को भेजते हैं। उस सवाल के बाद हमारे पास कई जवाब आते हैं। उन जवाबों में से जो सबसे बेहतर जवाब होते हैं या जिनमें दिखाई पड़ता है कि उनको उस राज्य की समझ है, वो मुद्दे, वो उन लोगों का नाम हम चुनते हैं और उनको कॉल करके चैनल का इस पैनल चर्चा का हिस्सा बनाते हैं। तो ये इसका प्रारूप है। हम कोशिश करेंगे कि जो लोग कमेंट बॉक्स में हैं वो अपनी बात लिखते रहें ताकि उनको भी जगह दी जा सके या उनकी बातचीत भी रखी जा सके। अगर हरियाणा की बात करें तो जाहिर सी बात है कि हर राज्य का इस देश की तरक्की में एक बड़ा योगदान है। हर राज्य के अपने कई पड़ाव होते हैं देश की यात्रा में और उनसे मिलकर ही उस देश की इकोनॉमी, उस देश की तरक्की मायने रखती है। अगर कई सारे मानकों की बात करेंगे तो हरियाणा कई तरह के विडंबनाओं से भी घिरा है और चौंकाता भी है। अगर आप देखेंगे कि 2 तिहाई जो है कारें वहां बन रही हैं, 50% ट्रैक्टर वहां बन रहे हैं, 60% मोटरसाइकिलें वहां बन रही हैं, लेकिन फिर रोजगार का संकट इतना ज्यादा क्यों है? सीएमआई की रिपोर्ट कुछ अलग कहती है। इसके अलावा तमाम तरह के सवाल हैं जिन पर बात होगी। रोजगार की बात है, कृषि कृषि व्यवस्था की बात है, या कृषि को लेकर के जो बड़ा कृषक समाज वहां पर रहता है जिसका आम जनजीवन जुड़ा हुआ है किसानी से, उसकी समस्याएं क्या क्या हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या हो रहा है। इसके अलावा जो राज्य के अन्य मसले हैं जिनकी समझदारी हमसे ज्यादा आप लोगों को होगी। मेरे पास ये ऑप्शन था कि पहले मैं गूगल करता और बहुत सारी चीजें आपके सामने पेश करता, लेकिन इससे अच्छा ये है कि एक बैकग्राउंड मेरे दिमाग में रहे और उस बैकग्राउंड के जरिए मैं समझ पाऊं कि हरियाणा के बड़े मुद्दे क्या क्या हैं और हमारे दर्शक समझ पाए। बस आपसे निवेदन यही है कि जिस मुद्दे के बारे में बताइएगा थोड़ा डिटेल में बताइएगा कि उस मुद्दे का प्रारूप क्या है और वो जरूरी क्यों है। तो हमारे साथ सबसे स्वागत करता हूँ, मोहित जी जुड़ गए हैं, रवि जी जुड़ गए हैं, रविंदर जी जुड़ गए हैं, कुमार जी जुड़ गए हैं, जतिन जी, प्रदम्न चहल जी हैं, गुरमीत जी हैं और रितेंद्र सिंह जी हैं। आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है, पहली बात तो। और दूसरी बात, जब भी मैं आपको बुलाऊं सवाल करने के लिए तो आप ना परिचय दीजिएगा पहले हमारे दर्शकों को और इसके बाद फिर अपनी बात रखिएगा। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रदम्न चहल जी को। प्रदम्न चहल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैं जब आउटसाइडर की तरह हरियाणा को देखता हूं तो मुझे मुझे एक समृद्ध, स्वस्थ एक प्रारूप दिमाग में बनता है। लेकिन अगर आप इनसाइडर हरियाणा के हैं, अंदर रहते हैं और आप देखते हैं उस समाज को, डेटा के तौर पे मैं कह सकता हूं बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपकी नजर में हरियाणा का बड़ा मुद्दा है क्या? जी, प्रदम चहल जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ यूथ इन जी। पॉलिटिक्स की टीम का और स्वागत करता हूँ अपने तमाम साथियों का जो इस पैनल में जुड़े हुए हैं। हम्म। आपने पूछा कि हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। वैसे तो हरियाणा के बड़े मुद्दे बेरोजगारी भी है और हम्म। जो क्षेत्र शिक्षा का है उसको लेकर के भी है और कानून व्यवस्था का भी है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको भेजा था वो था SYL को लेकर के। हम्म। देखिए, सबसे बड़ा सतलुज मुद्दा आपने यमुना सबसे लिंक। पहले ही उठा लिया जी। विवादों में जी शुरुआत कर रहे हैं आप जी। जी जी। हाँ। सतलुज यमुना लिंक नहर जो है ये जब 66 के अंदर हरियाणा हम्म। प्रदेश का अलग बना
उस वक्त दोनों राज्यों के बीच में एक समझौता हुआ था पानी को लेकर, और वो समझौता जो हुआ उसके बाद विभिन्न राजनीतिक लोगों ने, चाहे वो जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी हो या और भी बड़े बड़े लीडर्स थे, जिन्होंने इसके ऊपर के सत्याग्रह किए, लेकिन पंजाब ने, हम अपना बड़ा भाई मानते हैं पंजाब को, लेकिन पंजाब ने आज तक हमें पानी नहीं दिया। पंजाब ने यहाँ तक के 2004 के अंदर पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट लगा करके ये साफ मना कर दिया था कि हम पानी नहीं देंगे। उसके बावजूद हरियाणा के फेवर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के अंदर ये कह दिया था कि पंजाब हरियाणा को पानी दे। उसके बावजूद भी पंजाब ने हरियाणा को पानी नहीं दिया। देखिए SYL क्यों किसान के लिए महत्वपूर्ण है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हाँ, मेरा सवाल वही था कि एक तो ये बता दीजिए मुझे कि जियोग्राफिकली कितना इंपॉर्टेंस रखती है, ये बता दीजिए। SYL का अगर आप बेसिकली डाटा भी निकालेंगे तो उसमें ये पता चलता है कि अप्रोक्सीमेटली 75% जो एग्रीकल्चर लैंड है हरियाणा का हो, पंजाब का हो, और वो दिल्ली और राजस्थान। लेकिन बात मैं हरियाणा की करूंगा, हरियाणा का 75% एग्रीकल्चर लैंड, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो वो इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि पानी की इतनी बड़ी समस्या है, खेती को पानी की जरूरत है, खेतों को पानी की जरूरत है, किसान को पानी की जरूरत है, आमजन को पानी की जरूरत है। और अगर वो पानी मिलता है तो मैं मानता हूँ कि हमारा जो बंजर पड़ा हुआ एरिया है वो खुशहाल होगा। और उसके साथ साथ न केवल SYL, थोड़ा मैं आपको ब्रीफली एक बात और बताना चाहता हूँ। SYL तो चलो 2 स्टेट का मामला है, अब नहर की बात है तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने ये अपना जो थी दादूपुर नलवी नहर का निर्माण किया था। इस नहर से यमुनानगर जिला, कुरुक्षेत्र जिला और अम्बाड़ा जिले के किसानों को बड़ा फायदा होता है। लेकिन इन लोगों ने पहले तो उसकी इतनी तेजी से काम किया, इतना तेजी से कि चलो किसानों को लगता था कि नहर आएगी उससे किसान को खुशहाली मिलेगी, लेकिन उसके साथ ही जितनी तेजी से काम किया था उतनी तेजी से उसका काम रोक दिया, और बकायदा किसानों को ये कह दिया कि जो आपकी खेत की मिट्टी है वो वापस अपने खेत में डाल लो। किसान कहीं ना कहीं नहर के पानी की जरूरत किसान को भी है, नहर के पानी की जरूरत आमजन को भी है, जिससे खुशहाली होगी एरिया के अंदर। जी, प्रदम चैल जी पानी से जुड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, बहुत जरूरी मुद्दा है। मैं भी जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि 76% इलाका ऐसा है जहाँ पे ग्राउंड लेवल वाटर और लगातार नीचे नीचे जाता जा रहा है, जो कि एक बड़ी समस्या बनने वाला है भविष्य की। आपने SYL की बात की है, नहर की बात करी है। हम आपके पॉइंट को दर्ज करते हैं और मैं कोशिश करूंगा मोहित राठी जी से कि SYL पे आएंगे। उसके पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मोहित राठी जी अगर सुन पा रहे हो तो अपने परिचय के साथ ये बताएं कि एक ऐसा राज्य जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का भी आप हब कह सकते हैं, एक मामले में कारों के मामले में आएंगे, मोटरसाइकिल के मामले में आएंगे, ट्रैक्टर्स के मामले में आएंगे। अन्य लोग जो है प्लीज अपना कैमरा म्यूट, अपना जो माइक है म्यूट कर लीजिए। मोहित राठी जी के अलावा जो लोग जुड़े हुए हैं अपना माइक म्यूट करें। मॉडरेटर से कहूंगा प्लीज माइक म्यूट कर दें। हाँ मोहित जी, तो मैं ये कह रहा था कि इसके अलावा अगर आप कृषि के क्षेत्र में देखेंगे तो वहां एक बड़ा सेक्टर काम कर रहा है, और इसी तरीके से साइबर एज में गुड़गांव का नाम लिया जाता है। यानी विकास के जो 3 सेक्टर्स होते हैं बड़े बड़े, वहां पे दर्ज है हरियाणा की भूमिका। इसके अलावा ऐसा क्या है कि CMI की रिपोर्ट कहती है, 9-10 महीने पहले की रिपोर्ट है कि 38% से ज्यादा बेरोजगारी दर हो रही है, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर का आंकड़ा आया था उस समय। तो ऐसी स्थिति क्यों है, और क्या वाकई ऐसी स्थिति है या सिर्फ रिपोर्ट में ऐसी बात आ रही है? मोहित राठी। नमस्कार जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मौका दिया एक ऐसे स्टेज पे बात करने का जिससे हम आपस में जुड़ सके। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। हाँ धन्यवाद जी। जो मेन जो मुद्दे तो हमारे हरियाणा में बहुत सारे हैं जी, जिनमें से अभी हमारे सहयोगी ने भी बताया SYL का मुद्दा है, वो भी है। कृषि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी। आप बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे हरियाणा में क्या नहीं हो सकता, हरियाणा को एक कृषि प्रधान राज्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपने अभी पीछे दिनों देखा होगा जो हाल हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था। इतिहास में इससे बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ, और ना ही कभी होगा, ना ही सरकार कभी इससे बड़ा आंदोलन कभी होने देगी। सरकार को पीछे हटना पड़ा। हाँ सही बात। सरकार को पीछे हटना पड़ा क्योंकि सरकार की कहीं ना कहीं कमियां थी।
सरकार को ये स्टेप बैक स्टेप होना था तो पहले क्यों नहीं हुए? कितने सारे किसानों को शहादत देनी पड़ी, कितने सारे किसान शहीद हुए, गर्मी, मोहित, सर्दी, हाँ मोहित जी, बारिश। मैं बस एक चीज जानना चाह रहा था कि इस आंदोलन को लेकर के जिस तरीके की सांगठनिक एकता दिखी है हरियाणा के भीतर, तो ये एक मिसाल के तौर पे क्या हम देख सकते हैं? क्योंकि मैं अन्य राज्यों में, पंजाब में दिखी, लेकिन दूसरे राज्यों जी। में जहाँ किसान थे, जैसे महाराष्ट्र में या कई अन्य राज्यों में, वैसी गोलबंदी दिखी नहीं इस मामले पे। ना केवल हरियाणा के अंदर, बल्कि हम्म देखो मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि हम तो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे और मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ कि हम्म ऐसे किसान आंदोलन से हम जुड़े। वो तो हम बड़े हो जाएँगे, बूढ़े हो जाएँगे तो ये तो बताना पड़ेगा अपने बच्चों को, पोतों को कि हम्म भई कभी ऐसे आंदोलन से हम जुड़े हुए थे। हम्म ना केवल हरियाणा में बल्कि पंजाब, राजस्थान में भी हम्म अच्छा सहयोग मिला था, जो हम्म आंदोलन के साथ सब जुड़े हुए थे। जो सबसे हम्म बड़ी बात हम मानते हैं वो थी हरियाणा और पंजाब का जो भाईचारा जो जुड़ा है, जो हम्म पहले कभी होता था, पुराने हम्म पंजाब के नाम से जाना जाता था। हम्म दिल्ली का मोस्टली एरिया भी पुराना हम्म पंजाब होता था। हम्म लेकिन विभाजन हुआ, कोई घर होता है, परिवार बड़ा हम्म होता है तो उसमें भी बँटवारा होता है। तो हम्म ये भी बड़े भाई हैं, आपस में जो बँटवारा हो गया। लेकिन आप ये किसानों की सौभाग्य है समस्याएं रख रहे कि थे, जो हाँ। भाईचारा, हम्म हाँ, किसानों की समस्या क्या है? हम्म जो मुद्दे थे, हम्म उस मुद्दों के लिए हमारे किसान लड़े हम्म पर और वो अभी भी कहा जा रहा है कि सफल वो भी हुए। मुद्दे पूरे नहीं हो रहे हैं। मतलब भले ही मान लिया गया है, अभी राकेश टिकैत का बयान पढ़ रहा था मैं 3-4 दिन पहले का ही, कि फिर से आंदोलन की जरूरत है, हाँ क्योंकि जी। बयान ठीक से, जो बयान सरकार ने दिया था, यानी कहा था कि वापस ले लें कानून, पर जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई है अभी। देखो ये तो सरकार का एक लॉलीपॉप देने का एक तरीका होता है, पहले भी उन्होंने दिया था। एक जाट आरक्षण हम्म भी हुआ था पीछे, हम्म उसमें भी उन्होंने लॉलीपॉप दिया और आंदोलन हम्म बंद कराया। हम्म लेकिन हम्म हुआ क्या? क्या मिला? हम्म 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 कुछ नहीं। यही अब भी यही है, सरकार इससे ज़्यादा बेकार हम्म। सरकार तो शायद हरियाणा में आ नहीं सकती। जी जी, मोहित और राठी हम जी, तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भई ऐसी सरकार से जल्दी पीछा छुड़वाएँ। नहीं नहीं, यूथ इन पॉलिटिक्स न्यूट्रल मंच है, आपके राजनीतिक विचार आपके निजी हैं। जी। हम नहीं, कामना राजनीतिक करते हैं विचार कि नहीं, हाँ, लेकिन जो भी, जो हाँ, परेशानी है। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और तो दूसरा जो मोहित, एसवाईएल का मुद्दा है, उसके ऊपर भी मैं बताना चाहता हूँ हम्म कि एसवाईएल का मुद्दा, ये तो सिर्फ हरियाणा पंजाब को लड़ाने के लिए आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा। मैं एक चीज़ हम्म बताना चाहता हूँ कि एसवाईएल का पानी हरियाणा में नहीं आएगा। हम्म हरियाणा में यूज़ बहुत कम होगा, वो जाएगा राजस्थान में और वो यूज़ होगा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। हम्म और हम्म जो बहुत सारी 3 रिवर्स तो ऐसी है जो पाकिस्तान में जा रही है। हम्म, हमारी इंडिया कहाँ है? हमारी सरकार कहाँ है? उस चीज़ पे क्यों नहीं काम कर रही? जी वो मोहित, 3 रिवर्स का पानी हम्म, हमारे इंडिया में यूज़ हो सकता है, हमारी खेती में यूज़ हो सकता है, लेकिन उस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो जी सिंधी जो बनी हाँ थी। जी, इस पर आएंगे, पर कोई समस्या है तो वो उस पर कोर्ट क्या कह रहा है वो ज्यादा बड़ी चीज है अभी। मोहित जी, आप किसानों से जुड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, हमारे साथी जो आस्तिक जी हैं, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि 3 मॉड्यूल्स वो अटेंड कर चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र जी कह रहे हैं कैमरा कैसे ऑन होगा? कैमरा ऑन करने के लिए मैंने बताया था कि आप अपना जवाब यहीं पर भेजिए, जब आप जवाब भेजेंगे, जो हमारे सवाल भेजा जाता है राज्य का, और तब आप चुने जाएंगे, तब आपको मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारे मॉडरेटर ऐप का लिंक डाल रहे हैं कमेंट बॉक्स में, प्लीज उसे ज्वाइन कीजिए ताकि आपको समय समय पर सारी सूचनाएं मिलने लगे, हमको भी बातचीत करने का मौका मिलेगा। महेंद्र जी पूछ रहे हैं, बिल्कुल मिलेगा। अपनी बात, हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, लिख करके इसी चैट बॉक्स में भेजिए, हम आपकी बात लोगों के सामने रखेंगे। कुमार जॉनी जी हमारे साथ हैं, अगर सुन पा रहे हो तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि पिछले 8-9 महीने पहले जब मैं लगातार हरियाणा की खबरों को फॉलो कर रहा था, तो मैंने देखा कि आंगनवाड़ी कर्मियों का मुद्दा एक बहुत बड़ा मसला बन करके आ रहा था, और वो कई जिलों में, 22 जिले हैं, 13-14 जिलों में उनके आंदोलन हो रहे थे, और उनकी बहुत बुनियादी मांगे थी कि किसी का 750 रुपये बढ़ाने का वादा किया गया था, वो पूरा नहीं किया गया था। कोई कह रहा था प्रधानमंत्री बीमा का वादा किया गया, वो उनका बीमा, उस वादे को पूरा नहीं किया गया था। इन छोटी छोटी मांगों को लेकर के मैंने हरियाणा जैसे राज्य में बहुत सी महिलाओं को सड़क पर लाठी से पिटते हुए देखा, तस्वीरें देखी। तो उस मसले की आधार भूमि को लेकर के आप जरा बताएंगे कि क्या क्या किस तरह की दिक्कतें हैं, और रोजगार के सवाल पर खास तौर से अगर कुछ बता पाए हमें, कुमार जॉनी जी जी। जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आपने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया और काफी साथी अभी जुड़े हैं और अभी मोहित जी और चहल जी भी बात कर रहे थे जैसा कि आप भी बता रहे हैं। और मैंने जो आपका जो क्वेश्चन आया था उसमें भी जो मैंने जवाब दिया था हम्म उसमें भी मैंने ये चीजें लिखी थी कि ये हम्म एक विडंबना है हरियाणा की हम्म कि देखो अ, कितने साल हो गए हम्म 1966 से लेकर के अब तक। हम्म मेरा जो उसमें आंसर था जो आपके क्वेश्चन था उसमें भी गाँव से हम्म एक जुड़ा हुआ था, गाँव और स्वास्थ्य हम्म सुविधाओं से। तो हम्म मैंने भी उसमें यही चीजें डाली थी कि देखो कितना टाइम हो गया और गांव आज भी उस हम्म विकास के लिए तरस रहे हैं।
देखो, आपने सही कहा कि हरियाणा के अंदर बहुत सारे जो जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उनका एक अच्छा रेवेन्यू है। गुड़गांव जो है इससे या जो भी दिल्ली एनसीआर का जो एनसीआर का जो पार्ट है हरियाणा का, तो एक अच्छा रेवेन्यू आता है। लेकिन ये एक हरियाणा की विडंबना है कि जितने भी गांव हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी, जैसे चाहे सरकार कितना ही दावे करे, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, तो ये सिर्फ दावे ही रह जाते हैं कि हम इतना करेंगे, इतना हमने कर दिया, इतने लाख रुपए करोड़ रुपए हमने गाँव में दिया। लेकिन वास्तविकता ये कि अभी मानसून का सीजन आप किसी भी गांव में जाके देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि कोई एक आधा ही गांव बचा होगा। गांव की हालत खस्ता है। उसी के साथ साथ स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो बिल्कुल चरमरा गई हैं। डिस्पेंसरी है, जो भी पीएचसी सीएचसी है गांव के अंदर, उनकी हालत ऐसी है आज के दिन कि वहां पर डॉक्टर नहीं है, वहां पर भैंसें बनती हैं। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा, आंगनबाड़ी। देखिए, मेरा जो एरिया है वो साउथ हरियाणा का है। इधर मैं देखता हूँ कि आंगनबाड़ी के अंदर मतलब जो आवारा पशु है वो खड़े रहते हैं। जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि जो आंगनबाड़ी कर्मी है उनका जो प्रोटेस्ट चला था अभी कुछ टाइम पहले, 8 महीने पहले बिल्कुल, और कुछ मेरे भी उसमें नॉन थे, तो उनमें देखो एक छोटी छोटी उनकी मांगे हैं। और वो एक ऐसे कर्मी है, एक तरह से उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी है। ना सिर्फ उनको आंगनबाड़ी का एक कार्यभार दिया गया है, इसके साथ साथ जो एक आशा वर्कर और एक जो आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग, ये हरियाणा में आपको पता है कि दोनों एक तरह से ना मिलके साथ मिलकर काम करते हैं किसी भी चीज में, चाहे वैक्सीनेशन का भी आया हो, चाहे किसी चीज का। तो ऐसे ऐसे मुद्दों के ऊपर जब वो ऐसे ऐसे कामों के ऊपर साथ रहते हैं, उनको छोटी छोटी एक सुविधाओं के लिए या अपने खुद के मानने के लिए इतना तरसना पड़ता है, तो ये ठीक नहीं है। और मैं मैंने बताया था कि क्वेश्चन उसके अंदर भी कि अभी मैं हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का। और अभी जो रोजगार का आपने एक दूसरा मुद्दा उठाया, तो रोजगार की दृष्टि से देखो, मैंने ये देखा कि भाई प्रोफेशन में लेक्चरर हूँ वैसे, बट मैंने देखा कि हरियाणा के अंदर इतनी भारी मारामारी है रोजगार की दृष्टि से, और जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेट है कि जिसके अंदर रेवेन्यू ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट लाइक यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, इसमें फिर भी पॉपुलेशन ज्यादा है। हरियाणा में छोटी सी पॉपुलेशन है, उसके लिए बच्चे धक्के खा रहे हैं इधर उधर। बोर्ड की गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो रोजाना चेंज हो रही है। गवर्नमेंट चाहे कितने दावे करे, रोजाना पेपर जो भी है वो कोई भी गवर्नमेंट हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मेरी साइड से मैंने सोचा कि मेरी मैंने एक अपने लेवल के ऊपर एक स्टडी किया, और मैंने लगभग 70 से 80 कंपनियों के अंदर कॉन्टेक्ट किया, इवन कॉन्ट्रैक्टर जो है उनसे भी और जो उनके एचआर टीम उनसे भी। तो मैं हरियाणा के हर एक जिले के अंदर अभी रोजगार मेलों का आयोजन करवा रहा हूँ। पहला मैंने जिला सिरसा में किया था। मेरी पूरे हरियाणा के लगभग सभी जिलों के अंदर अच्छी टीम है, तो सिरसा में किया, दूसरा रेवाड़ी किया, तीसरा मैंने महेंद्रगढ़ किया, और अभी झज्जर और सिरसा का दूसरा इसी महीने में मैं लगवाने जा रहा हूँ दूसरा। जी तो कुमार जॉनी जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आप ये सब कर रहे हैं और ये जारी रखें। हमारे साथ ही जतिन जी हैं, जतिन जिनसे पूछना चाहते हैं। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि ऋषभ जी ने अभी कमेंट किया है, अभी तो अग्निपथ भी एक बड़ा मुद्दा है। अग्निपथ के मुद्दे की बात करें, ललित शर्मा जी हैं, कह रहे हैं हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारे मॉडरेटर ने लिंक डाला है कमेंट बॉक्स में, आप प्लीज उसको उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड करें। डेवलपमेंट भी एक बड़ा मुद्दा है, बिकॉज सरकार ने वादा बहुत किया है हिसार में एयरपोर्ट का, बट कहीं भी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ना ही स्ट्रक्चर में सुधार हुआ है। ऋषभ जी ने कमेंट किया, एक साथी हैं। कुमार जानी हैड अ ग्रेट स्टार्ट, आस्तिक जी कह रहे हैं। जी, ऋषभ जी कह रहे हैं करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा है, और प्रेजेंट गवर्नमेंट का सिचुएशन में भी एक बड़ा मुद्दा है, गवर्नमेंट को करप्शन को बता रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का, अपनी बात लिखते रहें कमेंट बॉक्स में ताकि हम पैनलिस्ट से सवाल पूछ पाएं। जतिन जी, मैं जानना चाह रहा था, एक तो अभी साथी ने याद दिलाया नीचे कमेंट बॉक्स में, एक तो अग्निपथ की बात, अग्निपथ को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है वहां के युवाओं में, हरियाणा के युवाओं में, पहली चीज जो जमीनी प्रतिक्रिया है। दूसरी चीज, रोजगार के मसले पर क्या उतनी जागरूकता या रोजगार के मसले पे उतनी उत्तेजना हरियाणा के युवा महसूस करते हैं जितना आपने देखा होगा बिहार में या उत्तर प्रदेश में, जब कोई बात ऐसी आती है तो लोग एक आंदोलन की शक्ल दे देते हैं। एनटीपीसी भी में देखा होगा आपने, तो इस तरह का क्या सीन है जतिन जी? जी देखिए, हरियाणा में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी मतलब संख्या तो ज्यादा है, पर एक वो रोजगार नहीं दे पा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, ये इसलिए युवा सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों की तरफ जा रहे हैं। अब एक और बड़ी समस्या यहाँ पे ये आती है कि सरकार में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि प्राइवेट कंपनियां या कोई भी आदमी अपनी खुद की प्राइवेट इकाई नहीं खोल सकेगा। सरकार जो है वो एक हद तक ही लोगों को रोजगार दे सकती है। अगर हमें रोजगार को और बढ़ाना है तो हमें लोगों को ऐसी सुविधाएं देनी पड़ेंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने व्यापार खोल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर
या हाँ, मतलब अभी क्या हो रहा है कि इसके लिए संसाधन ज्यादा समस्या है ये है कि और करप्शन संसाधन ज्यादा है कि वो है नहीं हो और पाता है। हाँ इंडस्ट्री भी ज्यादा है, हाँ फिर भी हाँ रोजगार नहीं है। जैसे बोलते हैं रोजगार विहीन विकास, एक आपकी स्थिति आवाज है कट रही है इकोनॉमी सर, की। जी रुकिए जी मेरा। जी 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 जतिन जी, हाँ शायद किसी तकनीकी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। रितेंद्र सिंह जी अगर सुन पा रहे हो हमको, रितेंद्र सिंह जी, तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपकी नज़र में युवा होते हुए जब आप हरियाणा को देखते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, और खास तौर से रोजगार के मसले पे मैं जानना चाहता था कि क्या बड़े मसले हैं। रितेंद्र सिंह जी जी। हाँ थोड़ा सा करीब लाके बोलिए माइक को, हाँ आवाज थोड़ा धीमे आ रही है। इस जो भी साथी सुन रहे हैं, इस फॉर्मेट में ऐसा होता है, हम जो भी अपने अपने समाज से जमीनी लोग हैं उनको बुलाते हैं, उनके पास सेटअप स्टूडियो तो है नहीं, तो ऐसे ही बातचीत होती है, तो एकदम परेशान ना हो, हम ऐसे ही बातचीत करते हैं रखते। जी बताइए। काफी शोर आ रहा है नितिन जी आपके बैकग्राउंड से, प्लीज कहीं एकांत जगह पे जाइए। तब तक अगर रविंदर रवि जी हमारे साथ हैं, रविंदर रवि जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, एक तो जब अभी साथी हमारे बात कर रहे थे करप्शन की, तो मुझे याद आया कि अवैध खनन से भिवानी में एक कांड हुआ था जहाँ पे भूस्खलन होता रहता है, और इसके अलावा कई तरह की समस्याएं करप्शन की वजह से हुई हैं। इस सब को लेकर के युवाओं में हतोत्साह भी होगा और उनकी अपनी डिमांड्स भी होंगी, उसको लेकर के रोजगार की भी एक समस्या होगी, तो वो क्या कॉलम पूरा है रविंद्र रवि जी, अगर बता पाए हमें। हाँ जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ रविंद्र जी बताइए। ऑन हो गया सर। हाँ जी बताइए बताइए। आवाज आ रही सर? हाँ आ रही बताइए। सबसे पहले तो मैं यूथ इन पॉलिटिक्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बताइए। हाँ दोबारा रिपीट करेंगे सर एक बार सवाल थोड़ा हाँ सा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि जैसे करप्शन की बात अभी पुराने साथी कर रहे थे, जतिन जी शायद कर रहे थे अभी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि करप्शन से मुझे याद आया कि अवैध खनन की वजह से भूस्खलन की समस्याएं लगातार हो रही हैं हरियाणा में, तो करप्शन को लेकर के युवाओं में हतोत्साह भी होगा, निरुत्साहित भी होते होंगे, और एक तो रोजगार की मांग तो है ही, अग्निपथ के बाद भी एक बड़ा प्रदर्शन हमने देखा है, तो उन सब चीजों को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि रोजगार के मसले पर क्या एक क्या हरियाणा में वाकई एक जमीनी समस्या है, बड़ी समस्या है? हाँ जी, हरियाणा में देखें तो करप्शन बहुत बड़ी समस्या है, और पिछले गवर्नमेंट में जैसे करप्शन था, अब नई गवर्नमेंट आई पिछले 7 साल से देखते हैं तो इन्होंने कहा था कि करप्शन कम करेंगे, जो मौजूदा सरकार है, लेकिन करप्शन लगातार बढ़ी है। तो करप्शन का तरीका जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं या ऑफिसर हैं, उन्होंने नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। ठीक है जी। और जब गवर्नमेंट के जिन लोगों पे इस बात की इंफॉर्मेशन जाती है करप्शन की, तो वो ही सारा सिस्टम को मैनेज करते हैं, मतलब मुख्यमंत्री पे भी इस तरह की इंफॉर्मेशन जाती है और उसको दिखावे के तौर पर भी ठीक नहीं किया जाता, बढ़ा चढ़ा के रखा जाता, जबकि ये देखा जाता है कि जो उसका इन्फॉर्मर होता है, ये जो उसका कंप्लेनेंट है, जो उसका सूचक है यहाँ पे करप्शन है या किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन दी जाती है सिस्टम के अंदर से भी, चाहे ऑफिसर लेवल पे भी ब्यूरोक्रेसी से भी इस तरह की आवाज उठाई जाती है कि सिस्टम में यहाँ करप्शन चल रहा है, उसी को दबा दिया जाता है। उसको दबाने से फिर वो करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी, करप्शन की बात उठा रहे हैं रविंद्र रवि जी। हाँ रविंद्र जी आप तक आएंगे। गुरमीत जी हमारे साथ हैं। गुरमीत जी अगर सुन पा रहे हो तो 2-3 सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। एक तो शिक्षा के मामले में 3-4 साल में जो चौथा स्थान था वो धीमे धीमे 10वें पे आ रहा है। उच्च शिक्षा के मामले में स्थिति बहुत खराब है। इस व्यवस्था को लेकर अगर आप कुछ बोलना चाहें तो बताइए, वरना आपकी नजर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बिहार का, वो आप बता सकते हैं, सॉरी हरियाणा का, वो आप बता सकते हैं। जी अपनी शिक्षा के बारे में बोला जी, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है गुरमीत जी। हाँ पहले पसंद होती है या समाजवादी पहले? गुरमीत जी आपका नेटवर्क कुछ इशू कर रहा है, दोबारा अब तक आएंगे। प्रदम्न चहल जी मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ एक सवाल कि रोजगार की समस्या को टैकल करने के लिए सरकार ने 75% आरक्षण निजी कंपनियों को देने के लिए एक कानून लाई थी। बाद में हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने शायद ओपन भी कर दिया था उसको। इस तरह की चीजें, उन्होंने फिर एक पोर्टल भी बनाया जिस पर रजिस्टर करने के लिए कि आप रोजगार नहीं है तो आप रजिस्टर करें।
इस तरह इस रोजगार की बड़ी समस्या को टैकल करने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है, तो युवा इसे कैसे देख रहे हैं? क्या उनको लग रहा है ये भी एक लॉलीपॉप है, या फिर उनको लग रहा है कि नहीं नहीं ये ठीक जा रहा है? प्रदन चहल जी। देखिए, सीधे तौर पे तो लॉलीपॉप है। हम्म, और जिन लोगों ने ये 75% रिजर्वेशन का बात करी है, वो चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे। हाँ, और दर्शकों को बता दूं सिर्फ 10 साल के लिए वो बात की जा रही थी। हाँ। जी। और चुनाव के बाद उनका जो असली चेहरा है वो बाद में दिखा। हम्म, आपको बता दूं, जो इन्होंने हम्म, 75% रिजर्वेशन की बात करी, हम्म, एक प्राइवेट कंपनी के अंदर, हम्म, जो प्राइवेट कंपनी का उसका जो ओनर होगा, हम्म, वो हम्म, तय करेगा कि उसको उनको रखना है या नहीं रखना। ये उसके ऊपर हम्म, पाबंदी नहीं है, ये कोई हम्म, कंपलसरी नहीं है। हम्म, या तो उसको कंपलसरी करो हम्म, कि हाँ 75% जो है वो हरियाणा के लगेंगे प्राइवेट सेक्टर में, हम्म, 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 या तो उसको कंपलसरी करो। हम्म, वो कंपलसरी नहीं है। आप ये बताओ कि कोई भी ओनर है, अब दिल्ली के अंदर है या हम्म, दिल्ली से आप किसी और स्टेट की बात करें, हम्म, आप यूपी की बात कर ले, यूपी के अंदर कोई है हम्म, प्राइवेट कंपनी, क्या हम्म, यूपी की प्राइवेट कंपनी 75% हरियाणा के लगा हम्म, देगी? वो तो अपने स्टेट को देखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ठीक है। और इनको अगर ये कानून बनाना था तो उससे पहले मेरे जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगाई थी, बड़ी सही स्टे लगाई थी। ये कानून ही हम्म, नहीं है। हम्म, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दो हम्म, अब रोजगार की बात, बेरोजगारी की बात चल रही थी। हम्म, 2004 के अंदर हम्म, मैं यहाँ पर किसी पार्टी का हम्म, ये कहूँ, मैं बेशक मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या हो, हम्म, लेकिन आज मैं यहाँ पर एक आम नागरिक के तौर पे इस पैनल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। 2004 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। हम्म, उनकी सरकार जब गई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। हम्म, उस समय हरियाणा सरप्लस में था। हरियाणा हम्म, का जो खजाना था वो सरप्लस में था। हम्म, और आज के दिन आप देखें, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और ये 7-8 साल मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला के हो गया अभी हम्म, 2-2.5 साल। हम्म, आप इतने कार्यकाल में ये देखें कि हरियाणा में अगर आने वाले समय में हम्म, एक बच्चा पैदा होगा तो लाख हम्म, 1.25 लाख का कर्जा लेकर के पैदा होगा। हम्म, हम्म, इतना कर्ज इन्होंने चढ़ा दिया हरियाणा के हम्म, ऊपर। हम्म, कर्जा चढ़ाया है ये। अगर उसका ये देखो, इन्होंने कर्जा लिया जिससे, ना तो कहीं हम्म, हरियाणा में लगा हुआ दिखता है वो। हम्म, हम्म, या तो चलो मानते हैं कि आपने कर्जा लिया, उसका कहीं ना हम्म, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर करो, कहीं उसको लगाओ, इन्वेस्ट करो ताकि हम्म, उसका रिफंड मिल सके। ठीक है। इन लोगों ने हम्म, तो लूट लिया सारे हरियाणा को। जी ऐसी जी सरकार आज तक देखी नहीं। जी जी, आप कह रहे हैं कि जो 75% की बात कर रहे थे वो एक तरीके से लॉलीपॉप है। ठीक है, जी। आस्तिक जी कह रहे हैं लेक ऑफ अवेयरनेस एंड इग्नोरेंस यूथ जो है वो सेकेंडरी हो गया है, प्राइमरी टॉपिक दूसरे हो गए हैं, आस्तिक जी कह रहे हैं। राहुल जी हाय लिख रहे हैं। जतिन जी कह रहे हैं इंटरनेट का इशू हो रहा है। हाँ मैं समझ रहा हूँ। जितेंद्र सिंह जी कह रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। राहुल जी और अनिल जी, आप अपनी बात हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इसे कमेंट बॉक्स में रखिए ताकि हम आपकी बात लोगों को बता पाए। मोहित शर्मा जी कह रहे हैं कि कुछ बेसिक समस्याएं हैं एजुकेशन से जुड़ी, हेल्थ से जुड़ी और बेरोजगारी से जुड़ी। अगर ये जो सरकार है वो बिना किसी भेदभाव के सबको प्रोवाइड करे तो कोई बात ही नहीं होगी, करप्शन वगैरह नहीं होगा। ये मुद्दा उठा रहे हैं मोहित शर्मा जी। आस्तिक जी कह रहे हैं 75% लोकल पॉलिसी जो थी उसको वापस नहीं कर किया जा सकता क्योंकि कंपनी और इंडस्ट्री जो हरियाणा के भीतर चल रही है। इसके अलावा सतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बोल सकते हैं, बिल्कुल अपनी बात रखिए। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं जी। जो भी आपका सवाल है, जो भी आप कहना चाहते हैं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कहें। मैं चलता हूं दोबारा से। रवि पांडे जी अगर हमको सुन रहे हैं, उन तक आवाज पहुंच रही है तो अपना कैमरा ऑन कर लें, नहीं तो मैं दूसरे साथी के पास जाऊं। गुरमीत जी क्या आप बेहतर कनेक्शन में हैं अभी? यस सर। हाँ जी, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि एक तो मैंने आपसे सवाल रोजगार का किया था, इसके साथ ही साथ मैं आपसे ये सवाल भी जोड़ना चाहता हूँ। हाँ जी, कि आप ही बताएं कि आपकी नजर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इसके बाद मैं आपसे सवाल करता हूँ। जी गुरमीत जी। सर मुद्दे दो तरह के, एक तो जो पॉलिटिकल बनाए जाते हैं और एक जो वास्तव में लोग फील करते हैं। हम्म, जैसे बनाए हम्म, जाते हैं सर वो तो आजकल हिंदू मुस्लिम या जातिगत मुद्दे हैं, हम्म, हम्म, लेकिन जो वास्तव में लोग फेस कर रहे हैं हम्म, वो मुद्दे का है नहरी पानी का सर, हम्म, नहरों का पानी होता है, हम्म, हम्म, अनएम्प्लॉयमेंट का सर। हम्म, 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 जैसे कि आप बोल रहे थे कि मारुति सुजुकी हैं, ट्रैक्टर कंपनियां हैं और भी 50% ट्रैक्टर बनते हैं, हम्म, रेफ्रिजरेटर बनते हैं, हम्म, हम्म, यानी कि कह सकते हैं कि औद्योगिक रूप से संपन्न
स्टेट जी होने के आपका, हाँ, बावजूद आपका भी यहाँ पर कनेक्शन, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं कुमार जॉनी तक जाता हूँ, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही गुरमीत जी, कुछ टेक्निकल इशू है। जॉनी जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था कि एक तो जब भी बात करते हैं हरियाणा की तो सेक्स रेशियो को लेकर के अक्सर उसको घेरा जाता है, और क्योंकि राष्ट्रीय जो औसत है उससे भी खराब है हरियाणा का। दूसरा क्या है, कम उम्र में शादी की बात होती है, और इसके अलावा खाप पंचायतों की समस्या है। तो ये तीनों तीनों बातें अगर आप देखेंगे तो एक ही लय में है, भले ही आपको अलग अलग दिखे। जेंडर रेशियो कम होना, खाप पंचायतों का कुछ जगहों पर हावी होना, और इसके अलावा जो कम उम्र में शादी की बात है, ये खास तौर से एक मानसिकता को दिखाती है। कोई कल्चरल चीज, क्या कोई कल्चरल मन में है या क्या है, मतलब राज्य मन जो होते हैं कई कई राज्यों में, जैसे राजस्थान में भी जब हम बात कर रहे थे तो वहां भी सांस्कृतिक गौरव की बात करते करते हमने देखा कई तरह की सांस्कृतिक खामियां भी हैं। तो इस तरह का क्या इशू है और क्या इसको सही किया जा सकता है, क्या किया जा रहा है उसके लिए, कुमार जॉनी? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए आशुतोष जी, ये एक गंभीर मुद्दा है ये भी, जिस तरह से अन्य जो मुद्दे हैं उनकी तरह, लेकिन अच्छा, मैं, इसमें हाँ, ना मैं मानता, साथी को हाँ बता दूं, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है। मैं आईपैक में 6 साल से साथ में काम कर रहा हूँ और ये शो में पोस्ट करता हूँ। जी बताइए मुगल जी। जी, आपसे याद आया तो कि परिचय देना था। जी हाँ जी, जी, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि मैं मानता हूँ कि ये जो मुद्दे हैं इनमें हम एक, चाहे देखो मैं भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो नहीं रखता, किसी का मैं कोई पदाधिकारी वो नहीं, इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन इसमें कुछ कुछ हमें लगता है कि समाज को भी इसमें थोड़ा सा सुधरने की जरूरत है। बट इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको भी, गवर्नमेंट को भी एक बार देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या बेस्ट कर सकती है। देखो चाहे एज की कम उम्र में शादी की बात के लगा लीजिए आप, चाहे आप जो एक एक डिफरेंस जो आ रहा है महिला और पुरुष में, उसके अंदर लगा लीजिए। दोनों के अंदर देखिए एक चीज होती है कि वैसे तो मेरा ये मानना है कि इन सभी मुद्दों की जड़ जो है वो व्यक्ति का या किसी परिवार का आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होना है। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले तो इसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब क्या होता है कि जैसे लिंग का ये डिफरेंस आ गया है, इसमें क्या होता है कि एक मेंटेलिटी बनी हुई है लोगों की कि भाई लड़की हो गई, कल को शादी करनी है, पैसा लगेगा, ये तो इसी वजह से भ्रूण हत्या जैसी जो घटनाएं वो घटती हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक अच्छी स्कीम लेके आनी चाहिए। और अभी जैसे चहल भाई और मोहित जी भी बता रहे थे, इनमें क्या था कि जैसे एम्प्लॉयमेंट का था, तो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैंने लगभग इतनी एज नहीं हुई है मेरी, 30 के आसपास, इस उम्र में लगभग मैंने कम से कम 3000 के आसपास मैंने प्लेसमेंट करवाया है लोगों का, जो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके अंदर क्या चल रहा है कि कोई बच्चा 12th पास है, ग्रेजुएशन या ITI कर रखा है, उनको क्या मिलेगा? उनको सिर्फ 9000, मैक्सिमम 10,000 और एक लेबर का काम। अब मान लीजिए कि गुड़गांव में कोई बच्चा काम कर रहा है, कोई भी, और वो परिवार का एक तरह से मुखिया है, वो परिवार उसी के ऊपर चल रहा है। अब 9,000 रुपए की उसकी तनख्वाह है, अब 6,000 वो दे देता है PG के, जहाँ वो रहता है रहने खाने में, 1,000-2,000 रुपए उसके पैसे लग जाते हैं। तो आप एक ये चीज सोच सकते हैं कि 2,000 रुपए अगर वो अपने घर पे भेजता है तो उससे क्या तो परिवार चलेगा, क्या वो अपने फैमिली की प्लानिंग कर सकता है, क्या बच्चों की शादी होगी, क्या उसमें और अन्य जो खर्चे वो आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी एक गंभीर मुद्दा है। सरकार को जो ये एक रिवाइज जो करते हैं, जिस तरह से अपने खुद के जो ये करते हैं ना, जो भत्ते करते हैं, जैसे जो MLA MP के जो भत्ते जो जिसमें जो इंक्रीमेंट होता है, उस तरह से इसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि जब कोई क्योंकि सबसे ज्यादा एक बैकबोन होता है जो लास्ट एक लाइन पर या लास्ट एंड पर जो काम कर रहा है बच्चा, तो सबसे ज्यादा काम तो वो करता है, और तनख्वाह के नाम पे उसको कुछ है नहीं। और जब तनख्वाह नहीं है तो वो घर कुछ नहीं भेजेगा, वो घर नहीं कुछ भेजेगा, तो आर्थिक रूप से हाँ, जितने में हम आर्थिक रूप लोग से दाल, पिछड़ा रहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जितने और में हम लोग आर्थिक दाल रूप से खाते हैं अगर उसमें वो बिरयानी खा रहे हैं उसी में, सही बिरयानी, बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब आर्थिक रूप से वो समर्थ नहीं होगा, तो इस तरह के मजबूरन हो सकता है कि कोई ये भ्रूण हत्या जैसे कोई ये स्टेप ये उठा लेता हो। तो मुझे लगता है कि सरकार को इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिससे, और ये आपने सही उठाया, बहुत गंभीर मुद्दा है, पर धीरे धीरे समाज भी अवेयर हो रहा है, तो हो सकता है कि होप है कि आने वाले टाइम में इस तरह की एक समस्याएं ना हो, बिल्कुल कम हो। बिल्कुल बिल्कुल, समाज अवेयर हो रहा है, और सरकार जो है उसकी भी खामियां हैं। लोगों का जीवन स्तर जब तक बहुत अच्छा नहीं होगा तब तक उन समाजों में ऐसी दिक्कतें होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। रवि पांडे जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, सुदर्शन चेहरा इनका दिख रहा है। रवि पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत है। रवि पांडे जी, आप बताइए, आपकी नजर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है हरियाणा का? जी, अगर सुन पा रहे हो अपना माइक ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी रवि जी, हाँ जी आ रही है आवाज, नमस्कार बताइए। हाँ नमस्कार, बताइए। हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं युवाओं को एम्प्लॉयमेंट है। और यह है कि युवा शिक्षित तो हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमें करना क्या है।
युवा स्किल की समस्या आप ये कह रहे हैं, मतलब एजुकेशन है लेकिन स्किल नहीं है, ये कह रहे हैं आप? जी स्किल नहीं है उनके पास। और सरकार तो बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है स्किल डेवलपमेंट के। डेली जो जेजेपी के अध्यक्ष जी हैं वो करते रहते हैं ट्वीट इसके लिए। जी रवि पांडे जी। जमीनी स्तर पे उतरना उसका जरूरी है। अच्छा ट्विटर और हाँ जी 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 सोशल मीडिया के माध्यम से तो बहुत चीजें जानकारी मिल जाती है, लेकिन हाँ जमीनी स्तर पे जब तक नहीं होगा, जब तक हाँ युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि स्किल की दिक्कत है और स्किल डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो ट्विटर यूनिवर्सिटी पे चलाए जा रहे हैं, फेसबुक यूनिवर्सिटी पे चलाए जा रहे हैं। जी जी जतिन जी हमारे साथ हैं। जतिन जी मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। मुझे जानना था कि पानी की कमी, खाद की समस्या है। मतलब मैंने देखा कि सर्दियों में किसानों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही, किल्लत हो गई खाद की। इसके अलावा पानी की समस्या तो है ही, बड़ी समस्या है, एमएसपी का इशू। इतनी समस्याओं के बीच किसानों के बीच भी क्या कोई वर्ग बने हुए हैं कि ये छोटा किसान है, ये बड़ा किसान है, और उन दोनों की समस्याएं अलग अलग हों, खासतौर से हरियाणा के संदर्भ में? जी बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्या हरियाणा की नहीं, जहाँ जहाँ पे किसानी मतलब किसान बहुसंख्यक में है, वहां पे ये समस्या है कि किसानों के अंदर भी वर्ग बने हुए हैं। हटाती वो जो वर्ग होता है, जो अमीर व्यापारी होते हैं किसानों के अंदर ही, जो मतलब खुद की भी फसल उगाते हैं और इनका व्यापार भी करते हैं, उनकी समस्या अलग है। उन्हें छोटे किसानों से लेना देना ज्यादा नहीं होता। वो जितना ज्यादा मुनाफा हो सके छोटे किसानों से उतना ज्यादा लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े अमीर टाइप के हैं, और जो किसान है वो गरीब होते जा रहे हैं उन्हीं की वजह से। तो ये भी एक समस्या है। और ऐसे ही जितनी भी मैं मानता हूँ कि 90% जो समस्या है ना, वो सिर्फ 2 कारणों की वजह से है। पहली तो नेताओं और अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी है, इनकी अजवाबदेही, ये जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है ज्यादा। और दूसरी इनका भ्रष्टाचार, जो सिर्फ यही दो समस्याएं हैं, वो जड़ में है बाकी सभी समस्याओं के। अगर हम इन 2 समस्याओं का समाधान निकाल ले तो हम बाकी सभी समस्याओं को आराम से सुलझा सकते हैं। आप सतीश देखिएगा। कुमार जी लिख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर 8वीं पास हैं। बताइए सतीश कुमार जी। जी 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 हाँ बताइए, अपनी बात रखते रहिए। राहुल जी नाराज है कि उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। मैंने आपको बताया एक प्रोसेस है। सतीश कुमार जी कह रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लीडर्स एक बड़ी समस्या है। बहुत बहुत स्वागत। जतिन जी हाँ बताते रहिए। हाँ अगर जो नेता वगैरह है उन्हें हम जवाबदेह बना दे, ऐसा सिस्टम बना दे, ऐसा व्यवस्था हम बना दे कि जैसे ही वो गलत काम करने लगे, जैसे भ्रष्टाचार करने लगे, जैसे हमारी मांग पूरी ना करे, जनता की मांग पूरी ना करे, जिससे जनता को समस्या है, वैसे ही उन्हें उनके पद से हटा दिया जाए। हम उन्हें हटा के राइट टू रिकॉल जिसे बोलते हैं, एक बड़ी बहस चल रही है जिसे हम वापस आने की बात। जी 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 राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं। हाँ जतिन जी जी हाँ, तो राइट टू रिकॉल में नेताओं के साथ साथ सरकारी अधिकारियों पर भी एक तरह का ऐसा प्रोसीजर चाहूंगा कि जनता जो है अपनी राय उनके बारे में बता सके नेताओं को, जो उनके ऊपर ही सुपरवाइजर अधिकारी हैं, कि बता सके कि ये हमारे लिए काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा। बाकी वो ऊपर अधिकारी के ऊपर है कि वो उसे निकालना चाहता है या नहीं निकालना चाहता। वो मेरे हिसाब से जनता के प्रेशर की वजह से निकाल दिया, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार की समस्या भी बहुत तरह से कम हो जाएगी। राइट टू रिकॉल के साथ साथ ये प्रोसीजर भी आना चाहिए। जी 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 सरकारी अधिकारियों और नेताओं के राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं। जतिन जी बहुत बहुत आभार आपका। आस्तिक जी कह रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर्स का रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है, और ये फार्मिंग को एक ऐसा धंधा बनाता है जिसमें मुनाफा नहीं हो रहा है और किसान टूट जाता है। अंग्रेजी में लिख रहे हैं, मैं आपको हिंदी तर्जुमा करके सुना रहा हूँ आस्तिक जी। जी सतीश जी आप अपनी बात रखिए कमेंट बॉक्स में लिख करके, मैं वो लोगों तक पहुंचाऊंगा आपकी बात। जी प्रधान चहल जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जितने मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में दल नहीं है, उतना बड़ा परिवार है हरियाणा में नेताओं का, और एक इतिहास रहा है जितने वृक्ष में टहनियां नहीं होती हैं उससे ज्यादा टहनियां मुझे हरियाणा की राजनीति में परिवारों की दिख जाती हैं। इसको लेकर के क्या ऐसा है हरियाणा के लोगों में कि वो लगातार ऐसे नेताओं को चुन रहे हैं? और ये सब जगह है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हरियाणा में है, ये हर जगह है। खास तौर से हरियाणा के संदर्भ में आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रॉपर वहां पे ट्री बना हुआ है और काफी ऐतिहासिक मामला है। प्रधान चहल जी बताइए। सर इसका जवाब जी गुरमीत जी आपके पास आएंगे 2 मिनट। हाँ गुरमीत जी आपके पास 2 मिनट बाद आएंगे, 2 मिनट के लिए इंतजार करिए, आपके पास आते हैं। प्रद्युम्न जी बताइए। देखिए आपने सवाल किया है परिवारों को लेकर के, जो राजनीतिक परिवार लंबे समय से हरियाणा प्रदेश के अंदर राज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं 3 लालों की बात करूंगा
चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल। आप ये देखिए, चौधरी देवीलाल एक वो शख्सियत जिनके बारे में आज यहाँ पर जितने पैनलिस्ट साथी हैं वो भी, और चाहे वो किसी का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड हो, या हरियाणा प्रदेश का जन और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो आज मैं आपको बताता हूँ, चलो आपने पूछ लिया, ब्रीफिंग में बताता हूँ। बिहार से बेसिकली मेरे को लगता है आप हैं। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ बिहार, जी। हाँ जी, उत्तर प्रदेश, सॉरी बिहार, उत्तर प्रदेश की बात कर ले। मुलायम सिंह यादव चौधरी देवीलाल की नर्सरी से निकले। हाँ। बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार चौधरी देवीलाल के। हाँ, बस एक मिनट रोक के बता देना चाहता हूँ, हमारे जो साथी चैट बॉक्स में आस्तिक जी हैं, वो कह रहे थे ब्रेक इवन पॉइंट जो कहना चाहती हैं वो इकोनॉमिक टर्म है। मैंने बोला किसान टूट जाता है, वो नहीं है जी। बताइए प्रद्युम्न शैल जी, बात जारी मैं रखिए। ये बताना चाहता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी का 4 लड़के थे। सबसे बड़े चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो हरियाणा प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री थे। उनके बाद आते हैं जी रणजीत सिंह जी, जो मौजूदा हरियाणा प्रदेश में बिजली मंत्री और जेल मंत्री। फिर आते हैं जी प्रताप चौटाला जी, जो विधायक रहे हैं नवाज से। और सबसे छोटे जगदीश जी, उनका राजनीतिक जीवन नहीं रहा। तो मैं उसके बाद बात करें चौधरी बंसीलाल जी की, तो उनके परिवार की भी आज विभिन्न लोग, चाहे कोई विधानसभा की बात हो या किसी राजनीतिक की बात हो, कांग्रेस के अंदर वो भी मौजूद है। हैरानी की बात है कि सभी के नेताओं के लड़के, जो एक लड़का जरूर राजनीति में, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो या फिर अजय चौटाला हो जी। देखिए बात आपने करी, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी के पास 1989 या 90 के दशक के, क्योंकि मेरे तो पैदा होने से पहले की बातें हैं, उस वक्त ऐसी विपदा आई थी कि उनको अपना उत्तराधिकारी चुनना था, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी पूर्व देश के उप प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो उनके ऊपर अपना उत्तराधिकारी चुनने की विपदा आई थी, जिसमें उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे को चुना राजनीतिक तौर पर, ओम प्रकाश चौटाला जी को। और रणजीत सिंह जी जो उस वक्त के मंत्री थे, वो उनसे किनारा कर लिया था उन्होंने। आपका सवाल है कि ये परिवार आगे क्यों बढ़ रहे? देखिए, मैं इसके ऊपर इतना ही कहना चाहूंगा कि इनके ऊपर जनता उसके ऊपर विश्वास करती है जो हरियाणा की जनता है। हरियाणा की जनता का ये इतिहास रहा है, हरियाणा की जनता उसके ऊपर विश्वास करती है जो हरियाणा की जनता की बात को पहली पंक्ति में खड़ा होकर के उठाता है और उसका निर्वहन करता है। जो समस्या होती है उसको सुलझाता है, उसका समस्या का हल निकालता है, और यही कारण है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आज हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को इस बात युवाओं की जरूरत है, ऐसे युवाओं की। मैं धन्यवाद करूंगा यूथ इन पॉलिटिक्स का कि आप जैसे इस प्लेटफॉर्म ने मेरे जैसे और बहुत से जो हमारे साथी जुड़े हैं उन सभी साथियों का आज मौका दिया है, ताकि हिंदुस्तान के अंदर आप इस प्रोग्राम को देख रहे लोग हमको सुन सके। मैं यही कहना चाहता हूँ कि युवाओं को जरूरत है अब आगे आने की। 2024 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, जो साथी एलिजिबल है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी मांगों को लेकर के जनता के बीच में जाओ, अपनी मांगों को लेकर वोट डालें, बेसिकली आप ये कह रहे हैं। जी। जनता आज नहीं तो कल आपको जरूर चुनेगी। और मैं ये मानता हूँ कि युवा ही इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की सारी कानूनी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, क्योंकि युवा ही जान सकता है कि बेरोजगारी का दर्द क्या है। बिल्कुल, हम जब भी फील्ड पे जाते हैं, अभी बिहार गया था कुछ समय पहले, तो लोग यही सवाल करते हैं कि ऐसे माहौल में राजनीति में आना कैसे संभव है जब इतनी विरासत के लोग हैं, इतनी जाति के लोग हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि अगर आप सही मुद्दों को लेकर के ईमानदारी से 1-2 साल बीच में काम करेंगे लोगों के, तो इसका भी हल है। क्योंकि ऐसे भी विरासत के लोग हैं जो अच्छा नहीं कर पाए राजनीति में, और बहुत बड़े एग्जाम्पल है हमारे सामने। गुरमीत जी हमारे साथ हैं। हाँ, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, मैंने टोक दिया था आपको बीच में। बताइए गुरमीत जी, आपकी नजर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जी, अगर आप टेक्निकली सही जोन में हैं जी। तो कुछ ही परिवार हैं हरियाणा की राजनीति में तो आपकी इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है गुरमीत जी आपका। कुमार सर, मैं इजाजत चाहूंगा, मेरे को कहीं जाना था। जी बिल्कुल जी। हाँ, कुमार जॉनी जी, मैं आखिरी बहुत बहुत स्वागत प्रधान जी, जुड़ने के लिए, हमसे रहने के लिए बहुत बहुत आभारी, पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए इतनी देर तक। कुमार जॉनी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिरी कमेंट के तौर पर,
कि रोजगार के सवाल में वाकई कितना दम है, और क्या रोजगार के मुद्दे पर जो चुनाव है अभी, क्योंकि मैं देख रहा था कि उप मुख्यमंत्री जी जो हैं वो लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं अपने आप को एक विकास का चेहरा और विकास से जुड़ी खबरों के बीच में रखने के लिए। तो इस संदर्भ में जानना चाह रहा था कि क्या वाकई एक बड़ा वर्ग जैसे किसानों का एक बड़ा वर्ग किसानों की मांग को लेकर तैयार हो रहा है, और वो अपने आप में एक वोटिंग एंटिटी के रूप में तैयार हो रहा है, यानी एक वोट करने वाली इकाई के रूप में एकत्रित हो गया, इकट्ठा हो गया है दबाव डालने वाले ग्रुप के रूप में। क्या वैसे ही युवाओं का ग्रुप रोजगार के सवाल पे इकट्ठा हो रहा है, या ये मुद्दे में इतनी दम नहीं है? जी कुमार जी। देखिए आज के अभी जो हमारा अभी जो डिबेट चल रहा था उसमें सबसे, देखो कोई भी स्टेट हो सबसे या कोई भी कंट्री हो, सबसे बड़ा जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं रहेगा तो कोई भी ना तो घर चलेगा ना ही वो कंट्री चल सकती है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है इसके अंदर। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए क्योंकि उनकी मुझे जितना लगता है और इसमें काफी हद तक इस चीज का रोल भी होगा कि जितने भी, देखो आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, जितने भी लोग हैं ये जो पॉलिटिक्स में, चाहे वो सीएम है, चाहे किसी भी स्टेट का डिप्टी सीएम है, चाहे मिनिस्टर है, एमएलए कोई भी, तो एक ना प्रथा से चली आ रही है कि भाई बाप है तो बेटा एमएलए बन गया, फिर उसके बाद उसका बेटा बन गया एमएलए, मंत्री बन गया, राज्यसभा भी, या जो भी है। तो ये ना एक चलन आ रखा है। और ये लोग जो है ये हमेशा, इनका जन्म ना एक, वो कहते हैं ना सोने की चम्मच लेके हुआ है इनका जन्म। तो इनको नहीं पता कि बेरोजगारी कितने विकट समस्या है और उसका समाधान क्या है। ये सिर्फ जनता को वोट बैंक समझते हैं, यूथ को भी। जब टाइम आएगा जब इलेक्शन का, तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन इसका कोई बाद में सॉल्यूशन होता नहीं है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का एक ये जो सरकारें या पार्टियां हैं, शायद ये हो सकता है इनके दिमाग में ये भी हो कि अगर ये युवाओं को जब हमने कहीं एडजस्ट कर दिया कि युवा ही हमने जब कहीं लगा दिया तो हमारे झंडे कौन उठाएगा फिर? झंडे उठाने वाले कार्यकर्ता चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक सबसे गंभीर मुद्दा है। और इसको मैंने बताया कि जब एक छोटे पब्लिक जब जागरूक होगी उसी तरह से इसका समाधान हो सकता है। मैंने बताया कि मैंने अभी जॉब फेयर करवाया, मैं हरियाणा के 22 के 22 जिलों में कर रहा हूँ। तो हमें लोगों को उठना पड़ेगा। और जो युवा, देखिए अग्निवीर का जो मामला थी, एक तरह से ना एक नेशनल एक लेवल का एक मामला था, और इसमें काफी सारे एफआईआर भी हुए हैं और काफी सारे लोगों के अभी भी अरेस्ट है। तो ये थोड़ा सा अलग है। लेकिन रोजगार के मुद्दे पे देखो, जैसे कांग्रेस की जब सरकार थी, जब अन्ना आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, तो जिस तरह से जब देश एकजुट होके और रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर टिका रहा था, और वैसे रोजगार के सवाल पे आप पूछ रहे हैं कि हो सकता है? जी। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि इस तरह से भी कोई एक नेशनल लेवल का एक प्रोटेस्ट होना चाहिए, जिससे कि सरकारें सोचने को मजबूर हो कि युवाओं के लिए हम क्या बेस्ट से बेस्ट इनके लिए कर सकते हैं। जी जतिन जी, आखिरी कमेंट चाहूंगा आपसे एक चीज पे कि एक मसला छूट रहा था, चंडीगढ़ को राजधानी वाला जो मसला है पंजाब और हरियाणा के बीच में जो बार चला करता है पूरा देने के लिए, पूर्ण राजधानी बनाने के लिए, उससे हरियाणा का आम जनजीवन कितना प्रभावित है? क्या वाकई ये हरियाणा के अंदर लोग जो बहुत किनारे जिलों में हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या है ये? जतिन जी सुन पा रहे हैं अगर तो? कि जितना मेरा अनुभव है पॉलिटिक्स में और जितना मैं लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मुझे नहीं लगता आम लोगों के जीवन में ये बात ज्यादा महत्व की है। तो पानी की समस्या समझ में आती है, लेकिन ये समस्या कितना गहरा अर्थ लिए हुए, ये मैं जानना चाह रहा था। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, किसी और का हो सकता है अलग अनुभव हो। यहाँ पे भी मेरे से बड़े बड़े मतलब विद्वान लोग बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की राजधानी से आम लोगों को ज्यादा कुछ फर्क पड़ता है। जी जतिन जी, हाँ जतिन जी ने कहा, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे कहा है, हो सकता है इसका दूसरा पक्ष हो और उसके वाजिब तर्क हो। बाकी जो साथी में सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, इसलिए 1 घंटे सुना, साथ रहे, सवालों के जवाब दिए, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। हम चाहेंगे कि आप लगातार चर्चा में जुड़े रहें। बाकी लोगों से माफी भी चाहेंगे, कुछ पैनलिस्ट से, क्योंकि टेक्निकल वजहों से उनसे लंबी बात नहीं हो पाई। हम कोशिश करेंगे हरियाणा पे जब दोबारा बात करें तो फिर साथियों को बुलाएं और इनसे बात हो सके। हम कोशिश ये भी करेंगे कि अपने स्टूडियो में बुलाएं, दिल्ली में स्टूडियो तो पास से आ भी सकते हैं आप लोग, तो सामने चर्चा की जा सके और एक प्लान बनाया जा सके किस तरीके से हम राजनीति में युवाओं की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। जो भी साथी सुन रहे हैं, हमारे जो मॉडरेटर हैं वो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिंक डाल रहे हैं ऐप का, और एक फीडबैक फॉर्म का लिंक है, प्लीज उसे जरूर भरें। फीडबैक फॉर्म का लिंक है, ऐप का लिंक है, उसको ज्वाइन करें, ताकि रोजाना ब्लॉग, सूचनाएं और जो हमारा पूरा विचार है युवाओं को राजनीति में लाने का, उससे जुड़ी जो चीजें, एक्टिविटीज हम लोग करते रहते हैं, वो सार्थक तरीके से चल सकें।
इस तरह का पैनल डिस्कशन जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, अभी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि हमको बोलने का मौका नहीं मिला, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ऐप ज्वाइन करें, ताकि आपसे वहां पर बात हो सके। और जो भी आप बात रखना चाहते हैं, दोबारा जब भी आपको सवाल भेजा जाए वहां पे टेलीग्राम पे, आपको मैसेज में मिले, तो उसके जरिए जरूर शामिल हो, जो भी लोग साथी हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं। इसके अलावा ये भी है कि हम हर बृहस्पतिवार को एक लर्निंग मॉड्यूल चलाते हैं। जो भी युवा राजनीति में आना चाहते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ा काम करते हैं, उनका जीवन थोड़ा आसान हो सके, उसके लिए लर्निंग मॉड्यूल चलते हैं कि सोशल मीडिया पे अपनी रीच कैसे बढ़ाएं, अच्छा वक्ता कैसे बने, रिसर्च कैसे करें। और ये बिल्कुल फ्री है, बृहस्पतिवार को 5 बजे होता है, और जो पैनल डिस्कशन आज का है ये शनिवार को 5 बजे होता है। दोनों तारीखों को याद रखें। उम्मीद करते हैं अगले प्रोग्राम में आप सभी लोग आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, और अब आप लोगों से अलविदा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, शुक्रिया। टीम YIT जी, थैंक यू सो मच।